तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर 16 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें और अस्पताल सहायक की जो क्लासेस चल रही हैं वो भी सही समय पर आप तक आ सकें और अस्पताल सहायक का एग्जाम एनालिसिस भी हम करवाने वाले हैं 24 तारीख से। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं, यह भी हमने आपको बताया था। बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है तो वो भी आपको बता देते हैं, पूरा डिटेल आपको समझा देते हैं। देखिए, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। इसका आयोजन स्थल यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास है। जो किसामा हेरिटेज विलेज है, यहाँ पर इसको मनाया जाता है। यह उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। हो सकता है आगे आपके एग्जाम में इनमें से भी कोई फैक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपका पर्यावरण का भी टॉपिक बनेगा, तो ये आपके अस्पताल सहायक वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उद्देश्य क्या होता है? तो इस 10 दिवसीय महोत्सव का मुख्य उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध और पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के 17 प्रमुख जनजातियों की विविधता को दुनिया के सामने लाना, यह इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से पहला ही प्रश्न ये जो नागालैंड वाला है, ये भी हमने अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स में रखा था। तो सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में छप रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है, तो वो लोग अभी भी ये सुपर सिलेक्शन नोट्स परचेज करके कम से कम अपने नंबर 10 से 12 नंबर तक तो इंक्रीज कर ही सकते हैं बचे हुए दिनों में। ठीक है, क्या क्या मिलेगा आपको वो आप देख सकते हैं। तो पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, और टॉप 500 से 1000 प्रश्न हम करंट अफेयर के करा चुके हैं। वो सारे करंट अफेयर एमपी करंट अफेयर सहित आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत हमने लगभग 3200 के आसपास एमसीक्यू करवा दिए हैं, वो सारे एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। और टॉप 500 सीरीज के अंतर्गत 500 प्रश्न हमने 3 सब्जेक्ट एमपीजी के हिंदी और साइंस के करवा दिए हैं, वो भी आपको साथ में ही मिल जाएंगे। और उन्हीं में से प्रश्न सीधे सीधे छपे दिख रहे हैं इस एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मात्र 189 रुपए में आपको ये नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैसे प्राप्त करने हैं? कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए, इसकी प्राइस अब कुछ कम कर देते हैं, 189 से कम करके 169 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 169 रुपए में अभी उपलब्ध है। समय कम बचा हुआ, तो 169 रुपए में आपको ये नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बचे हुए दिनों में अगर नंबर अच्छे प्राप्त करना चाहते हैं, तो 169 का पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबको पता है, जिसका एग्जाम हो गया है, अब उनके सामने मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक का बिल्कुल एग्जाम लगा हुआ, तैयारी आपकी है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार करके जाइए, आपके अच्छे नंबर आएंगे, मेरी गारंटी है। क्या क्या मिलेगा? तो मात्र 149 रुपए में आपको पूरे पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा लगभग 900 से 950 के आसपास हमने एमसीक्यू करवा दिए हैं टॉपिक वाइज, वो एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन। और लगभग 8 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिए हैं, एग्जाम तक 15 करवा देंगे। ठीक है, तो 8 के 8 प्रैक्टिस सेट विथ डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इतना सारा मटेरियल केवल 149 में आपको मिल रहा है, और एग्जाम के आखिरी दिन तक एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ और नए नए जो भी टॉपिक आएंगे उन सब की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। कैसे प्राप्त करना है? तो वही सिंपल प्रक्रिया है। इसी का क्यूआर इसका स्क्रीनशॉट खींच के इसी पर 149 का पेमेंट करके उस 149 का पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से कंप्लीट नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी, इस पर क्लिक करके आप लिंक ज्वाइन कर लेंगे, जो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और आगे के सारे नोट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई? तो अभी ये ऑफर है 169 में आपको जो है कंप्लीट वन रक्षक डिप्टी जेलर के नोट्स अब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। आइए 10 संभाग के नाम आपको बता देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 10 संभाग हैं।
तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य इन 10 संभागों और 55 जिलों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 संभागों के नाम इस प्रकार आप देख सकते हैं, भोपाल है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सागर, ये सारे के सारे जो है वो संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए, टोटल आपसे नाम तो नहीं पूछा था, केवल केवल वो पूछी थी नंबर। तो 10 संभाग है, ठीक है, शहडोल है, नर्मदापुरम है, चंबल संभाग है, ये सारे के सारे मिलाकर के 10 संभाग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला पूछा गया, देखिए, चित्रकार डीजे जोशी किस जिले से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से संबंधित है चित्रकार डीजे जोशी। देखिए, तो मध्य प्रदेश मशहूर चित्रकार डीजे जोशी देवकृष्ण जटाशंकर जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ऐतिहासिक शहर महेश्वर में हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय और काफी कार्य क्षेत्र जो है इंदौर और धार में बिताया था। उन्होंने पाश्चात्य प्रभाव शैली में मालवा के दृश्यों और प्राकृतिक परिदृश्यों को कैनवास पर उतारने में महारत हासिल कर रखी थी। यानी कि मालवा के जो बढ़िया बढ़िया दृश्य हैं उनको वो कैनवास पर चित्रकारी किया करते थे। ठीक है, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1981 में प्रतिष्ठित शिखर सम्मान से भी उनको नवाजा गया था। इनको 1981 में शिखर सम्मान मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बुरहानपुर और अशोकनगर जिले ये कब बने थे? दोनों एक साथ में बने थे 15 अगस्त 2003 को। देखिए, बुरहानपुर अशोकनगर दोनों जिले 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश राज्य में बनाए गए थे। इन दोनों जिलों से जुड़े मुख्य विवरण इस प्रकार हैं, देख लीजिए। पहले बात करेंगे बुरहानपुर जिला की। तो 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन खंडवा जो पूर्वी निमाड़ है जिले के दक्षिणी हिस्से को अलग करके इसको बनाया गया था। अशोकनगर जिले की अगर हम बात करते हैं तो इसे भी 15 अगस्त 2003 को गुना जिले से विभाजित करके एक नए जिले के रूप में गठित किया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कौन से जिले से इसको अलग किया गया था। तो पूर्वी निवाड़ खंडवा से हमने किसको बनाया? बुरहानपुर को बनाया, और गुना से काट करके अशोकनगर को बनाया। अशोकनगर के जो सरबती गेहूं हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंदेरी की साड़ियां भी फेमस हैं। अगला प्रश्न है, एमिनेशन गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूएनईपी के द्वारा एमिनेशन गैप रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया है। आइए डिटेल देख लेते हैं। तो एमिनेशन गैप रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा जारी की गई थी। यह वार्षिक रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और वार्ताओं से पहले प्रकाशित की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य देशों की वर्तमान जलवायु प्रतिज्ञाओं और वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन मार्ग के अंतर की निगरानी करना है। अच्छा, कुछ आपको याद आ रहा है? हमने इसके बारे में आपको बताया था कि 2% तक वर्तमान में है, 1.5% मतलब डिग्री सेंटीग्रेड लाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो ये प्रश्न भी अपने नोट्स में से आया है, ये प्रश्न भी हमने आपको कराया है। केवल एमिनेशन गैप रिपोर्ट नहीं बताया था, लेकिन ये जरूर बताया था कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो जो मतलब कि मौसम से संबंधित जो रिपोर्ट होती हैं उनको यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो, यूआईडीएआई जो आपका आधार कार्ड वगैरह होता है ना, तो आधार कार्ड का जो है यूआईडीएआई, इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? सही आंसर सौरभ विजय हो जाएगा। करंट अफेयर वाली पीडीएफ उठाकर देखना, आपको ये प्रश्न एज इट इज छपा हुआ मिलेगा। नियुक्ति जो की गई है उसमें मिल जाएगा आपको। देखिए 2026 की नियुक्ति में तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सौरभ विजय ने 18 मई 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्हें कैबिनेट की नियुक्ति जो है अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। कब? 18 मई 2026 को इनको नियुक्ति मिली है। बस आपको केवल नाम इनका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न सीयू की। देखिए ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। सीयू की जो है वो किसके द्वारा रचित एक रचना है? ह्वेनसांग ने इसको लिखा था। हमने कहा था ह्वेनसांग हाथ से हर्षवर्धन के टाइम पर ह्वेनसांग आया था और इसके द्वारा सीयू की लिखा गया था। देखिए सीयू की प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री ह्वेनसांग के द्वारा रचित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसे पश्चिमी दुनिया का बौद्ध वृत्तांत भी कहा जाता है। इस पुस्तक में ह्वेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान अपनी भारत यात्रा, तत्कालीन भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और इतिहास के विवरण जो है इसमें बताया था। इसमें यह भी बताया था कि हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष पर प्रयाग, जिसे अब इलाहाबाद भी कहते हैं, वापस से प्रयाग नाम कर दिया है, प्रयाग में जाकर के जितना धन उसके पास होता था उसको महाकुंभ में जो है दान करके आता था। ये इसी के द्वारा लिखा मतलब बताया गया है ह्वेनसांग के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी अपनी इतिहास वाली टॉप 100 पीडीएफ से पूछा गया है। अगला, विंग्स ऑफ फायर। ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, अभी परसों नरसों ही कराया था विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। देखिए विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम है। इसे डॉक्टर कलाम और अरुण तिवारी ने मिलकर के लिखा है। एग्जैक्ट यही प्रश्न परसों आया था, परसों भी हमने आपको बताया था। इसलिए आपसे कहते हैं कि हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आप लोग देखा कीजिए, कहीं ना कहीं आप आगे जाकर आपको फायदा होगा। अगला है, चंद्रमा पर इंसानों को ले जाने वाला पहला मिशन कौन सा था? तो ये भी अभी इसरो वाली जो हमने वीडियो आपको कराई थी 110 प्रश्न वाली जो वीडियो कराई थी, हाँ एक भाई ने लिख करके ही भेजा कि सर आपके जो है इसरो वाले जो आपने वीडियो कराई थी 110 प्रश्न वाली, उसमें से 2 से 3 प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो 110 प्रश्न वाली जो पीडीएफ कराई है उसको देख करके जाना, वहां पर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। अपोलो 11 के द्वारा इंसानों को पहली बार चंद्रमा पर पहुंचाया गया था। ठीक है, आइए डिटेल में इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो चंद्रमा पर इंसानों को ले जाने वाला पहला मिशन अपोलो 11 था।
इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस ऐतिहासिक मिशन के कुछ मुख्य विवरण देख लीजिए, इस प्रकार देख लीजिए। चंद्रमा पर लैंडिंग कब हुई? तो 20 जुलाई 1969 को इस मिशन का लूनर मॉड्यूल ईगल चंद्रमा की सतह पर उतरा था। अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ठीक है, माइकल कॉलिंस का नाम आप बहुत कम सुनते होंगे, क्यों? क्योंकि ये लैंडर में बैठे हुए थे, जो ऊपर वो घूम रहा था ना, विक्रम, सॉरी विक्रम तो अपने यहाँ का है, जो ऊपर घूम रहा था, लैंडर जो घूम रहा था उसमें वो शामिल थे। उनका काम ये था कि जब ये लोग अपना काम कर लेंगे तो ये इसको ला करके वापस से इसमें जोड़ने का काम जो है उनका था। तो बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ये लोग चंद्रमा पर गए थे और ये ऊपर थे। ठीक है, कौन? माइकल कॉलिंस। पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए थे। अगला, चंद्रमा के लिए शुरू किया गया भारत का पहला मिशन कौन सा? चंद्रयान आपको बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ा रखा है, अलग से भी पढ़ा दिया था चंद्रयान, इसरो वाली पीडीएफ में चंद्रयान के बारे में, तीनों चंद्रयान के बारे में बता दिया था। तो भारत ने चंद्रयान 1 सबसे पहले भेजा था। ठीक है, इसका काम क्या था? तो इसका काम था कि भाई पानी तुम खोज करके बताओ, और इसने अपना काम किया। उसने बताया कि भाई बर्फ के आकार में जो है पानी तो है चंद्रमा पर, लेकिन बर्फ के आकार में है। ठीक है, बर्फ को पिघला दोगे तो पानी मिल जाएगा। देखिए, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा ऐतिहासिक मिशन से जुड़े निम्नलिखित तथ्य देख लीजिए। लॉन्च की तारीख 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग स्थल कहाँ से था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष, जो आपका अंतरिक्ष केंद्र है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। रॉकेट कौन सा था? तो PSLV C11 C11 इसका रॉकेट था, और इसने अपना जो है लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया था। पानी की खोज इसने की थी और बताया था कि चंद्रमा पर पानी तो है लेकिन बर्फ के रूप में है। अगला, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आइए डिटेल में आपको बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है। सामूहिक इसका उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य यदि लोकसभा में बहुमत खो देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से जो है अपना मतलब कि इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ये प्रश्न देखिए, हमने यही पूछ रहे थे भाई, ये ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक बहुत पूछी जाती है, इस बार नहीं आई क्या? लेकिन आज पूछ ली गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो खुशवंत सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। काफी फेमस पुस्तक है, आइए देख लेते हैं। तो ट्रेन टू पाकिस्तान सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक पहली बार 1956 में प्रकाशित की गई थी। यह ऐतिहासिक उपन्यास 1947 में भारत विभाजन के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें मनोमाजरा नामक एक काल्पनिक गांव के माध्यम से विभाजन की भयावहता और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया गया कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो इधर के लोग उधर जा रहे थे, उधर के लोग इधर आ रहे थे, तो कैसे बीच बीच में दंगे हो जा रहे थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है होजागिरी। होजागिरी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो त्रिपुरा में होजागिरी नृत्य किया जाता है। आइए देख लेते हैं। अभी ये प्रश्न भी आपका 110 110 प्लस वाली जो हमने प्रश्न कराए हैं, MCQ कराया है, उसमें हमने नृत्य और उत्सवों को लिया है, तो उसमें भी हमने होजागिरी के बारे में आपको बताया है। देखिए, तो होजागिरी नृत्य त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। यह मुख्य रूप से जो वहाँ की रियांग जनजाति है की महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, इनको आप लोग आराम से पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके आराम से इसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। बाकी अस्पताल सहायक के लिए तो बढ़िया से हम आपको कंटेंट दे ही रहे हैं। अच्छा, ये वाला प्रश्न देखिए, ये अभी हमने आपको इकोनॉमिक्स कराई थी, टॉप 150 प्रश्न अस्पताल सहायक के लिए भी करवाए थे और आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी कराया था। तब हमने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। भाई अस्पताल सहायक में तो अलग से दिया गया है ना, तो कथन और आधारित प्रश्न आज पूछा गया था। आइए एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। जो लोग पढ़े होंगे हमसे 150 वाली, तो उसमें उनको अच्छे से याद होगा कि 150 MCQ में सन ने ये करवाया था। देखिए, कथन एक है भारतीय रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। सार्वजनिक का मतलब जानते हैं, पब्लिक सेक्टर, यानी कि सरकारी उद्यम है। ठीक है, अगला कथन कह रहे हैं, कथन दो करा टाटा मोटर्स एक निजी क्षेत्र का उद्यम है। ये एग्जांपल दे करके भी हमने बताया, ठीक है, कि टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, ये सारे के सारे निजी उद्यम है, ठीक है ना, निजी क्षेत्र के हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कह रहे हैं दोनों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर किया गया है। आपसे पूछा गया था इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो दो प्रकार से हम जो है वर्गीकरण करते हैं, एक तो सेक्टर के आधार पर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के आधार पर, और एक स्वामित्व के आधार पर करते हैं। पूरा आपको अच्छे से इकोनॉमिक्स में समझाया है हमने, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर ये होता है कि दो प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर, एक होता है सार्वजनिक जिसे हम सरकारी कहते हैं, और एक होता है निजी जो अपना खुद का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे सार्वजनिक है, बिल्कुल सही बात है, टाटा मोटर्स निजी है, बिल्कुल सही बात है, और दोनों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अर्थात ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। यहां पर डिटेल सॉल्यूशन हमने आपको बताया है। तो जिस तरह से हूबहू प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में हमारे PDF नोट्स से, वैसे ही प्रश्न आपको अस्पताल सहायक के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आप विश्वास करके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला पूछा गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिल जाएगा, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है या भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में किया गया है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। चलिए साइंस की ओर चलते हैं और साइंस के कुछ प्रश्न हमारे पास में हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की क्रिया अगर हम जिंक के साथ में कराएंगे तो फाइनली हमको क्या उत्पाद प्राप्त होगा? जिंक सल्फेट प्राप्त होगा, ZnSO4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 देखिए, H2SO4 इसको जिंक के साथ में जब क्रिया कराएंगे तो Zn जो है वो SO4 के साथ में मिल जाएगा, तो ZnSO4 मिल जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये अब क्रिया भी बता दी है। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक के धातु के साथ में कराने पर जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस H2 बनती है। कैसे बनती है अब क्रिया करके भी आपको बता दी। यह एक प्रकार की एकल विस्थापन अभिक्रिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला, किसी समांतर श्रेणी में तार से दो धाराओं को एक ही दिशा में प्रवाहित करने पर एक दूसरे पर वे क्या प्रभाव डालेंगी? तो एक ही दिशा में अगर प्रवाहित करोगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। किसी समांतर क्रम में रखे दो तारों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कारण क्या है? जब दो समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा बहती है तो उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दाएं हाथ के नियम के अनुसार दोनों तारों के बीच चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशाओं में होता है, तो जो अंततः चालकों पर आकर्षण बल पैदा कर देता है। ठीक है, और अगर यदि विपरीत दिशाओं में इनकी धारा आप फैलाओगे, मतलब कि इस तरफ जा रही धारा और एक धारा इस तरफ जा रही है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो अगर एक ही दिशा में है तो आकर्षित करेंगे, विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षित करेंगे। अच्छे से समझ लेना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला है दही, शक्कर और पानी का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण कहलाएगा? तो ये विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। देखिए, दही, शक्कर और पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है और कोलाइड विलयन कहलाता है। इसे आसानी से समझने के लिए विषमांगी मिश्रण क्या होता है वो देखिए। विषमांगी मिश्रण की अगर हम बात करते हैं, इसमें सभी अवयव दही, पानी और शक्कर समान रूप से एक दूसरे में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। दही के कण पानी में तैरते रहते हैं और मिश्रण का संगठन हर जगह समान नहीं होता है। यानी ऐसा मिश्रण जहां पर सारी चीजें एक दूसरे में पूरी तरह से ना मिलें उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोलाइड क्या होता है? तो दही और पानी का मिश्रण एक कोलाइड का अच्छा उदाहरण होता है, जिसमें पानी के विलायक में दही के कण निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो कोलाइड का भी उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण में ट्रिपिंग पॉइंट का क्या अर्थ होता है? तो आइए देख लेते हैं। पर्यावरण में ट्रिपिंग पॉइंट का निर्णायक मोड, जो ट्रिपिंग पॉइंट है या फिर जो निर्णायक मोड है, इसी को हम निर्णायक मोड कहते हैं, ट्रिपिंग पॉइंट को। ठीक है, वह सीमा होती है जिसे पार करने के बाद किसी प्राकृतिक या जलवायु प्रणाली में बदलाव इतने तीव्र और व्यापक हो जाते हैं कि उन्हें चाहकर भी वापस सामान्य स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। इसके बाद विनाशकारी बदलाव अपने आप जारी रहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्थिति होती है, ट्रिपिंग कहते नहीं भाई, लाइट ट्रिप कर रही है। ट्रिप करने का मतलब है कि अब लाइट बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। ठीक है ना, बार बार ट्रिप कर रही है। तो ये एक ऐसा एरिया होता है कि अगर इसके बाद में अगर मतलब कि परिवर्तन होने लगे तो फिर आप उनको रोक नहीं सकते, फिर वो विनाशकारी बदलाव में बदल जाते हैं। चाह कर भी उन स्थितियों को रोका नहीं जा सकता है, इसलिए ट्रिपिंग पॉइंट से बचने का हमेशा प्रयास किया जाता है। चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में वाक्य अरेंजमेंट के दो प्रश्न आए थे। ठीक है, इसके बाद में तिरस्कार वर्तनी को शुद्ध करने के लिए आया था। कवयित्री बताओ, ये अपने सीधे उससे है कि नहीं है, टॉप 100 वाली उससे क्या नाम है, वर्तनी वाले प्रश्न से, वर्तनी वाली जो पीडीएफ दी है टॉप 100 की, वहां से पूछा गया। तिरस्कार और वर्तनी ये दोनों शब्द दिए हैं। अगला, मछली जल से बाहर आई, इसमें कौन सा काल है? ये पूछा गया था। दोहा और रोला के मिलने से बनने वाला छंद कौन सा? ये अपने छंद वाले से आ गया है। टॉप 100 छंद अलंकार वाला जो हमने आपको पीडीएफ दिया था वहां से पूछ लिया है। दो प्रश्न रस के आए थे, फिर वाच्य से भी प्रश्न आए थे, तद्भव से भी थे, संधि भी प्रश्न जो है पूछी गई थी। ठीक है, चलिए मैथ की बात कर लेते। तो मैथ में एक ये आपको सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास पर आया था कि 27 डिवाइड बाई 3, 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 9, इसको सॉल्व करना था। आप आराम से सॉल्व कर लोगे बोर्ड मास नियम का उपयोग करके। ठीक है, उसके बाद में एक ये भी आपको सॉल्व करने का था, 64 प्लस 85 बटे 85 माइनस 64 को सॉल्व कीजिए। ये उन्होंने सीधे सीधे फोटो खींच करके, एक भाई थे वो पीछे लिख करके ले आए थे अपने एडमिट कार्ड के पीछे, शायद रफ शीट के पीछे लिख करके ले आए थे, उन्होंने फोटो भेज दिया था हमको। ठीक है, तो वहां से हमने ये एग्जैक्ट यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अगला, कोई ट्रेन 450 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो 7.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी? ये पूछा गया था। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के प्रश्न भी आने लगे मेरे भाई, एडवांस के लिए तैयार हो जाओ। आगे जिसका भी एग्जाम है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो जेल पहरी हो, क्या नाम है, जेल अधीक्षक हो, दोनों में अब एडवांस आने लगे हैं। हालांकि बस फॉरेस्ट में थोड़ा लो लेवल के एडवांस आ रहे हैं, उसमें हाई लेवल के एडवांस आ रहा है। ठीक है, नंबर सिस्टम, एज, औसत, अनुपात, समानुपात से प्रश्न आज पूछे गए हैं। बाकी कोई खास परिवर्तन नहीं है, बस यही परिवर्तन कुछ देखने को मिला है।
चलिए, इंग्लिश में स्पेलिंग एरर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि डेवलप्ड का स्पेलिंग एरर पूछा गया था, डिफरेंट का पूछा गया था, ऑब्सोलेटिंग का पूछा गया था, 310 का पूछा गया था। ये उन्होंने लिख करके भेजे थे, तो ये 4-5 तो उन्होंने भेज दिए थे। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में मिल रहे हैं, मेंटली आपको प्रिपेयर होकर के जाना है। वन वर्ड के 2 प्रश्न थे, ईडीएम से 2 प्रश्न थे, ग्रामेटिकल एरर के 3 से 4 प्रश्न हैं, वन वर्ड आया है। पैराजंबल भी इसमें पूछा जाने लगा, यानी कि वाक्य को अरेंजमेंट करने वाले जिसे हम पीक्यूआरएस कहते हैं। सर्च कर लेना, हमारी वीडियो होगी पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन। पटवारी के टाइम पर शायद हमने बनाई थी ट्रिक वाली वीडियो, है ना? आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी, उसको आप देख जाना, आपका काम हो जाएगा। बस उसी वीडियो में ट्रिक के द्वारा हमने बताया कि एक दूसरे को कैसे जोड़ना होता है, ठीक है? वो आप देख जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आज का एनालिसिस था। बाकी इन लोगों ने प्रश्न भेजा है, आप देख सकते हैं। टुडे के शिफ्ट के क्वेश्चन है सर, डीजे जोशी बिलोंग विच सिटी, ठीक है ना? और राइट टू फ्रीडम पूछा गया है सर, ट्रिपिंग पॉइंट पूछा गया है, 2026 पूछा गया, भारत का चंद्रमा पर कौन सा अभियान था, मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने वाला कौन सा। ये सारे प्रश्न जो है एग्जैक्ट वही प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कथन वाला प्रश्न है, ठीक है? देखो, जो हमने आपको कराया था कथन वाला प्रश्न, बहुत अच्छी तरीके से आपको पॉलिटी में हमने उसमें इकोनॉमिक्स में कराया है। परसों 150 प्रश्न इकोनॉमिक्स के अस्पताल सहायक के लिए करवाए हैं, आप लोग भी देख लेना, ठीक है? बाकी जिन लोगों ने नोट्स लिया उनका क्या कहना है वो भी देख लीजिए। सर, आपके नोट्स से बहुत सारे प्रश्न आए थे और मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनको वर्ग 2 का भी नोट्स चाहिए, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, एमपी जेल अधीक्षक वाले ग्रुप में ये जुड़े हुए, इन्होंने जेल अधीक्षक के नोट्स लिए थे। इसके बाद में अस्पताल सहायक के एक भाई ने नोट्स लिए हैं। सर, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे नोट्स देखे हैं, कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में, मेहनत को देखते हुए बहुत कम प्राइस रखा गया, ठीक है? तो 149 में आपको हम जो अस्पताल सहायक के कंप्लीट नोट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, एमसीक्यू भी दे रहे हैं, ठीक है मेरे भाई? इतना सारा मटेरियल 149 में, इससे कम में मेरे भाई कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है ना? बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारा मटेरियल सीधे-सीधे कॉपी करके अपने ऐप पर डाल करके 299 का बेच रहे हैं, 199 प्रैक्टिस सेट अलग से बेच रहे हैं, ठीक है? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ, कैसे, क्या तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर नोट्स लेना हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करके नोट्स लेकर के तुरंत ग्रुप से जुड़ जाना है, ठीक है मेरे भाई? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। अगर आपका एग्जाम हो तो इस नंबर पर प्रश्नों को जरूर भेजना मेरे भाई। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।